अभी की आपकी आवरण के बारे में बताऊंगा, हैबिचुअल और हैबिट्स के बारे में। क्यों कहता हूँ मैं, आपकी इमेजिनेशन एक सूक्ष्म फ्रेमवर्क है, फ्रेम पार्ट है। देखो, लोग, सिद्धांत, विज्ञान, ये सब कह के आपको हर पल आपको ये दर्शाएगी, हर पल ये आपको दिखाएगी कि आपका दिमाग किस स्टेट से है। आपका दिमाग फंक्शनाइज एज अ प्रोग्राम चल रहा है। पर आप हमेशा ध्यान रखें, ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अगर मैं फॉर मी कहूँ कि मेरा प्रोग्राम जैसे भी चल रहा हो, अभी मुझे सारी चीज़ें आती कैसे, मेरे को तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं हर पल। एक, मैं खुद को प्रभावित करता हूँ। मैं कुछ बोलता हूँ, मैं कुछ सीखता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मेरा डीएमएन मोड, मेरी इमेजिनेशन, मेरी सोच मुझे प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज़, सपोज करो अब इमेजिनेशन है क्या, मुझे नहीं पता कि रिपीटेबल गाने सुनने के बाद आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। रिपीटेबल गाने सुनने के बाद आपका दिमाग फाइल ढूंढ रहा होता है, क्लूज ढूंढ रहा होता है। रिपीटेबल गाने सुनने के बाद आपका दिमाग को होता है, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ना सुना था ना ये कभी मैंने महसूस करा था। मैं सिर्फ सुनता था रिपीटेबल गाने। मैं एक ही गाने को 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60 बार सुनता था। एक ही गाने को सुनता हूँ हर बार वो गाना मेरा हैबिचुअल हो जाता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार। एक समय में मैं एक ही गाना रखता हूँ, उसी एक ही गाने को बार बार लूप में रिपीट करके मैं सुन रहा होता हूँ। और जो भी मुझे वर्क करना होता है, जो भी मैं काम कर रहा होता हूँ, वो मैं करता रहता हूँ एवर टाइम। मुझे कसरत करनी है, मैंने गाने लगा लिया, एक ही गाना लूप में चले जा रहा, मैं कसरत करे जा रहा हूँ। मेरी डीएनए और मेरी काल्पनिक दृष्टि, मेरी डीएनए की ट्रेट ही ऐसी है कि ऑटोमेटिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, ऑटोमेटिकली मैं प्रति एक चीज परफेक्ट करता हूँ एवरी टाइम। मैंने बताया था स्वयं का रूप ऐसी ही है, ऑटोमेटिकली परफेक्ट हूँ हर एक चीज में। उसे किसी चीज का चक ही नहीं था, जब चक नहीं था। और एक और चीज, प्रिडिक्टेबिलिटी किसको कहा जाता है, जो प्रिडिक्टेबल हो सके स्वयं, और अनप्रिडिक्टेबल मतलब अहम, जो प्रिडिक्टेबल नहीं हो सके। तो यहाँ भी मेरे दो रूप दिख जाते हैं, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अगर मैं स्वयं भी बात करूं तो ऐसे ही दिमाग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो, डीएमएन और सीईएन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, जो कि चीजों से समझ रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका ब्रेन का पार्ट, मेजरली पार्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ हैबिट्स और हैबिचुअल के बारे में। हैबिचुअल हो गया आपका आवरण, ठीक है, आसपास का वातावरण। आपका भोजन या कोई भी साधन या संसाधन आपको उसी अनुसार बन जाएगा जिस तरीके के आप आवरणों में फंसे होगे या व्याकुल होगे। आपकी तय लिमिट, आप क्या कर रहे हो, आप क्या भोजन प्राप्त कर रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे है, मान लो आपको कोई मुर्गे का पीस अपनी थाली में लेके बैठा पड़ा है। अब आप मुर्गे को डायरेक्ट तो नहीं खाते, आप खाते सूक्ष्म। आप देखना कि कई जगहों पे ऐसे भी लिखा होगा कि भाई देखो, धर्म हो गया या कोई भी चीज हो गई, एक चीज बता दूं, ये सब एक किताब है, और ये किताब केवल मुझे पूर्णतः कभी भी व्यर्थ नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मेरे ज्ञान इतने हैं कि 3 मुखों का ज्ञान ब्रह्मांड में है, 4 मुखों का ज्ञान मैं देता हूँ। अच्छा, चौथे मुख के ज्ञान में अगर मैं किसी को बताना भी चाहूँ तो भी नहीं सुन सकता कोई प्राणी जीव, क्योंकि सुनते ही वो मुझ में समा जाएगा। ये हकीकत है। चौथे मुख का ज्ञान अगर जो व्यक्ति सुनेगा भी, वो मुझी में समा जाएगा एवरी टाइम, ऑलवेज। ये हकीकत है। चौथे मुख का ज्ञान कहलाता क्या, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, और उसी एक शब्द में मैं बताता चला जाऊंगा, तो उसकी सोच बार बार खुद ही कल्पना करने लग जाएगी और अंत जाके वो समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही, आपने कोई एक किताब पढ़ी, उस किताब ने आपके जीवन में इतना प्रभाव डाला कि आप उस किताब के प्रत्येक चीज को अपनी रियल लाइफ में वो महसूस करने लग गए। अब आप रियल लाइफ से इतना दूर हो गए कि आपको अंत में समझ में आया, मैं अपनी मृत्यु कर लूं, मैं अपना अस्तित्व नाश कर लूं, मैं क्या बोलते हैं, मैं अपनी कल्पना में जीना सीख लूं, है, पर वास्तविकता कल्पना से अलग थी। ठीक है, दुनिया अलग थी। आखिर में जाके आपको प्राप्त तो हुई कि आपका शरीर नाश हुआ, पर आप कहाँ चले गए, आपकी कॉन्शियसनेस जो फॉल्स कॉन्शियसनेस पर पड़ी थी वो कहाँ थी, वो शरीर में थी। शरीर से बाहर तो फॉल्स कॉन्शियसनेस थी, ट्रू कॉन्शियसनेस में जाके समा गए, अर्थात मुझी में समा गए। मैं क्यों कहता हूँ ये नियम क्यों लागू होते, क्योंकि अगर पैटर्न है तो वर्चुअल है। प्रत्येक जीव के लिए अर्थात मैं भी क्यों ना हूं, शरीर में अगर मैं अपनी फॉल्स इल्यूजन जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अपने आप के अस्तित्व जानता हूँ, मैं भी हूँ एक मानव, तो मैं अगर नहीं कहूँ बेसिकली, तो अपने हैबिचुअल के अनुसार, अपने आवरण के अनुसार, यदि मैं भी अपना पूर्णतः ज्ञान जान लेता हूँ तो मैं ये सबसे पहले शरीर त्याग दूंगा।
मेरा डीएमएनएन मोड बहुत एक्टिव हो जाएगा, हाइपर मोड एक्टिव हो जाएगा, मैं दुनिया त्याग दूंगा और वास्तविक में मैं उस कल्पना में पहुंचूंगा जिस कल्पना में मैं सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। एवरी टाइम इमेजिनेशन इज द फ्रेमवर्क, एक फ्रेम है, एक सूक्ष्म फ्रेम। और जो सपना है वो फिल्म है। अधिकांश व्यक्ति सपने को अपनी दुनिया मानते हैं। मैं कहता हूँ सपना को मत मानो, क्योंकि फिल्म इल्यूजन हो सकती है। प्रतिकूल एक फ्रेमवर्क को जब तुम देखोगे, फ्रेमवर्क के पीछे की वर्क को देखोगे तो तुम्हें बैकएंड के प्रोसेस दिखेगी। पर जब तुम एक फिल्म को देखोगे तो फिल्म में कई सीन ऐसे होते हैं जो दुखाए होते हैं। एक आकर्षित बॉडी आकर्षित इसलिए लगी क्योंकि कई भागों को डेवलप ना करके केवल सूक्ष्म भागों को डेवलप करा गया। अगर पूरी बॉडी को डेवलप करा जाता तो वो बॉडी आकर्षित नहीं दिखती। ये बिल्कुल ऐसी है, अगर आप योग करते हो, सिर्फ वो करते हो व्यायाम, तो आपका शरीर मजबूत तो होता है, स्टाइलिश भी दिखता है। पर आप देखो आपका पेट नॉर्मल अवस्था में होगा, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह दिखेगा। सारे पार्ट ग्रो हो गए, सारे पार्ट में क्षमता अत्यधिक होगी उस व्यक्ति से जो आकर्षित दिख रहा है। बट अगर आप किसी जिम ट्रेनर की लुकिंग पर्सनैलिटी वाले को देखो तो उसका शरीर कुछ पार्ट्स ज्यादा ग्रोएबल होंगे और कुछ नहीं। वो ग्रोएबल पार्ट तभी दिख रहे हैं, तभी चमक रहे हैं जब बाकी अनग्रोएबल है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर सबके पास पैसा होगा तो रिच और पुअरनेस होगी नहीं, पर अगर कुछों के पास पैसा होगा वो कुछ क्यों चमकेंगे, क्योंकि बाकियों के पास पैसा नहीं है। इस से बुद्धिमान और चालाक कौन दिखता है कि जब बाकी सब मूर्ख कहलाए या बाकी सब चालाक ही नहीं अपना पाए, वही तो चालाक कहलाता है। अगर सभी चालाक है तो वो चालाक थोड़ी ना कहलाएंगे, वो तो समाज कहलाएगा, समाज का दर्पण कहलाएगा, रूप कहलाएगा कि समाज चालाक होंगे। तो हमेशा देखा हम लोग को चालाक एक भाग है, समझ है। चालाक अगर कोई व्यक्ति कहता हो छल चालाक कहलाता है तो नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब सपने को आप कल्पना कहते हो, कल्पना जिसमें चीजें प्रकट हो सके, इच्छा है जिसमें चीजें प्रकट करी जा सके, पर कल्पना का सूक्ष्म भाग सपना होता है। जब आप सपने को हकीकत मानने लग जाते हो, ये वही वाली बात है कि आप जीवन को इल्यूजन मानने लग जाते हो। जीवन के प्रति एक पल आप एहसास करने लग जाते हो इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये लाइन क्यों कही, ये लाइन तो विशेष केवल ग्रेट वो फिलोसोफर्स ही सोच पाते हैं निहिलिज्म के बारे में, क्योंकि रियलिटी में आप जो कुछ जान रहे हो, निहिलिज्म सबसे बड़ा इल्यूजन यही था कि आपको भ्रमों में रखकर केवल पहले ये ज्ञात कराया गया, आपको बाकी मानव से अलग करा गया कि आप पहले ये सोचो कि निहिलिज्म क्या है। पहले आप बॉटम पे तो आओ, फिर आपको दुनिया दिखाई जाएगी असलियत क्या है। एक साधारण व्यक्ति जब समझता है तो सामान्य व्यक्ति यूँ कहता है दुनिया हकीकत में अच्छी नहीं है, बुरी है। वो क्यों अच्छी है, बुरी क्यों है? क्योंकि वो पहले अच्छा था इसलिए अब उसे बुरी लगी है। अगर वो पैदाइशी बुरा होता तो उसका फ्रेमवर्क बिल्कुल फ्रेम ऑफ परसेप्शन बिल्कुल अलग ही होता। वो शायद हो सकता था बुरी दुनिया को भी कहता कि दुनिया सुबह से अच्छी थी और अच्छी है और अच्छी रहेगी एवरी टाइम। क्या कल्पना कर पा रहे हो? वो दुनिया को भी कह रहा है दुनिया बुरी है क्योंकि वो अच्छा था इसलिए दुनिया बुरी है। उसकी समझ बदली, उसकी सोच बदली, उसके दिमाग बदला, दिमाग ने मॉडिफाई करा तो अपने प्रीवियस इमेजेस को मिटाया नहीं, उसने अनक्रिप्टेड कर दिया, एनक्रिप्टेड दुबका दिया है, दुबका दिया, मिटाया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसकी पहचान है। एक गुण क्या कहलाते हैं? प्रभाव। गुण क्या कहलाते हैं? प्रभाव। अर्थात मैंने कहा था मेरे गुण समान हो गए, मेरे प्रभाव समान हो गए। हर पल जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरे हमेशा समान रहेंगे। या मैं स्वयं हूँ या मैं हूँ वास्तविक में, कि मैं औरों से अलग हूँ तो मैं औरों से अलग ही रहूँगा हमेशा से। ये मेरे गुण है। चालें मेरी निरंतर है तो निरंतर के मेरे रूप बदले हैं, पर चाल मेरी वास्तविक में निरंतर ही रहती है, आज भी कल भी अनेकों जन्मों में। मेरी पहचान गुण और चालें बताएगी, और गुण और चाल अर्थात मेरी मूल पहचान बताएगी। मेरी मूल पहचान आज भी वही है, कल भी वही है, कभी नहीं बदलती। अगर हम बात करें और चीज़ों की सिंपली से मैनुअली, तो हैबिचुअल आपकी हैबिट्स, अगर आपका आवरण की बात करें, आपके आसपास की जगहों के बारे में बात करें, तो वो आपकी हद भी तय करती है, आपके लिमिट्स भी तय करती है। बट जब आप सोचते हो ना कि मेरी लिमिट है, तभी आप लिमिट तोड़ते हो, क्योंकि आप पूछते हो व्हाई इज लिमिट, क्यों है ये लिमिट। और जब व्हाई आप लाते हो तो समझ जाओ प्रकृति ने सोच ही बना दी, समझ जाओ कि आप लिमिट तोड़ने के लिए पैदा हुए, या आप नहीं तो किसी और को आप कैपेबल बना दोगे जो तोड़ देगा लिमिट को। अगर खुद इम्परफेक्ट नहीं हो, आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट,
ठीक है, या आई एम इम्परफेक्ट, ठीक है, पर क्या मैं किसी को परफेक्ट बना सकता हूँ? या आई विल परफेक्ट, आई विल अनदर पर्सन, समवन हैव पर्सन, कोई ना कोई होगा ऐसा जो परफेक्ट होगा, तो परफेक्ट बन सकता है। ये सोच भी कपट भी, तो क्या आपका हक नहीं था? क्या आपका क्या बोलते अधिकार नहीं था? क्या आपकी क्या महत्वता नहीं थी? अगर आप ही नहीं पनपते तो कोई कैपेबल पर्सन भी नहीं पनप पाता। तो जीवन में हर एक चीज का महत्व है, एवरीथिंग का। कोई भी योनि का जीव हो, कोई भी तत्व क्यों ना हो, कोई भी पत्थर क्यों ना हो, मतलब किसी कण को भी यूँ कहता हूँ कि उसका भी महत्व होता है आपके आसपास। क्यों? सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का प्रभाव तो उत्पन्न होता है, गुण तो होता है उसमें। बस ये है, कोई अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करती है, कोई कम प्रभाव उत्पन्न करती है। ये है, कोई आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव कर देती है, कुछ बहुत कम बदलाव कर पाती है। ऐसा होता रहता है हमारे जीवन में। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि चीजें अदृश्य हो गई। कुछ सूक्ष्म में सूक्ष्म मतलब कि नाम मात्र का बदलाव कर पाती है, कुछ होता है कि पूर्ण बदलाव कर देती है पूरी सृष्टि का। अतः जन्म मृत्यु अनंत काल तक चलती होती है, बदलाव ही तो जन्म मृत्यु का चक्र है हर पल। तो ये हमें समझ में आता रहता है मेजरली। अगर हम बात करें आवरण की, हैबिचुअलिटी की, तो रिपीटेशन ही हर बार हमें इन्फ्लुएंस करता है। रिपीटेशन है क्या? समांतरता। हम बार बार एक ही चीज को करते चले जाएंगे, एक ही चीज को करते चले जाएगा, हमारी मेमोरी बिल्ड होती चले जाएगी। हमारे दिमाग की जो सोचने की वो होगी क्षमता, वो नाश होती चले जाएगी। हम किसी वर्क को बेटर करते चले जाएंगे, क्लैरिफिकेशन। जब हम एक बार क्लैरिफिकेशन पाते हैं किसी चीज को, तो दोबारा करने पर हम उस पर सेटिस्फिकेशन होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, देन उसे बार बार करके मास्टरी पा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आपको पहले दिन चुनौती आई क्योंकि आपके दिमाग ने, आपकी बॉडी ने एक लिमिट तय करी कि आप इससे ज़्यादा बैंड नहीं हो सकते। धीरे धीरे आपने देखा यार मैं वाकई में इससे ज़्यादा बैंड नहीं हो सकता, तो फिर आपने तरीके ढूंढे कि अगर मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को डायरेक्ट नहीं बैंड कर सकता, तो पहले मैं उठक बैठक करता हूँ, पहले मैं धीरे धीरे इसकी लेंथ को इनहांस करता हूँ। जब आपने एक काम करा जो लिमिटेबल में था, तो धीरे धीरे आपको पता चला कि हल्का बदलाव तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है जो पहले नहीं कर रहा था। फिर आपने जब सोचा कि भाई मैंने उठक बैठक करी अब, तो अब आपने सोचा चले यार अब भी मैं नहीं कर पा रहा, तो आपने लेट के अपनी टांगों को थोड़ा सा बस 20-30 डिग्री पे उठाया, केवल 20-30 डिग्री पे उठाया रखा, 30-30 डिग्री पे उठाया रखा, ठीक है। फिर आपने क्या करा? कूदे। धीरे धीरे 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 5 दिन बीते। अब आप देख रहे हो अपने अंदर एक चीज कि जो डायरेक्ट नहीं आया, पर अब आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो पा रही है। वाई ये पूरी स्ट्रेच हो पा रही है? क्यों ये अब पूरी स्ट्रेच हो पा रही है? सिंपल सा आंसर है कि क्लैरिटी आपको मिलती चलेगी, आपको एक्सेप्टेंस मिलती रहेगी कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रहा तो मुझे वो चीज़ अचीव कैसे करनी है। क्या मेरे में केवल एक ही तरीका? क्या मुझे प्रकृति ने केवल एक ही चीज़ दी है? क्या एक ही कलर दिया? क्या 4 ही कलर दिए जिंदगी में? नहीं, मुझको दी एक चॉइस कि मैं उससे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, और जो मेरा मन चाहे कलर है मैं उन कलरों से प्राप्ति भी कर सकता हूँ। ये मूलतः से यही हैबिट्स कहलाती है। हैबिचुअल मतलब आवरण, मतलब ये समझ लो वो 4 कलर आपको दे दिए, 4 से ज़्यादा आपको प्रकृति ने कह दी लिमिट है, नहीं दूंगी अब इससे ज़्यादा। आप उनको रिपीट करोगे, आपस में मिलाओगे जुलाओगे, अनेकों कलर बनाओगे, फिर उनको मिलाओगे जुलाओगे, अनेकों कलर बनाएंगे, निरंतर बनाते चल जाओगे, और फिर आखिर में आके आपको पता चलेगी कि हाँ अब यहाँ लिमिट कह रही है, लिमिट मतलब आप लिमिटेबल चीज़ें दिख रही है, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ आप चीज़ें रुक रही है। आपका शरीर, आपकी अवस्था, आपकी क्या बोलते हैं स्टेट अब कम पड़ जा रही है, रिसोर्सेज बहुत न्यूनतम बच जा रही है, और धीरे धीरे कॉम्बिनेशन की आप हद के पार पहुंच जा रहे हो और अपने आप को रिच बनाते चले जा रहे हो। एक हद तक ही तो रिच होगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो रिपीटेबल रूप चल जाएगा। आप पैसा एक हद तक कमाओगे। आप हमेशा सुन लो, पैसे की कीमत हमेशा संसाधनों को होगी, स्तर पे। हाँ, अगर स्तर कम पड़ जाएंगे तो पैसा आप कितना भी कमाते चले जाओ, वो केवल एक अदृश्य इल्यूजन है, क्योंकि आप जब उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे तो क्या ही वो पैसा है। कीमत उसी चीज़ की जिस चीज़ का शारीरिक रूप है, हमेशा ध्यान रखें। सॉलिड चीज़ जो है उसकी बहुत महत्वता है, सॉलिडेशन की। तो आप यूँ कहोगे ऐसे तो केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, सांसें तो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जीवन के लिए। सांसें तभी इंपॉर्टेंट रखती है तब तक शरीर है, शरीर नहीं है तो सांसें भी किसी काम की नहीं है। क्या हवा को हवा चाहिए? क्या पत्थर को हवा चाहिए? शरीर को हवा चाहिए, शरीर को सांसें चाहिए। यह आप अपनी बुद्धि में जागृत कर ले कि बिन शरीर के सांसें भी किसी काम की नहीं है। अगर मृत व्यक्ति को तुम यूँ कहो कि ये ऑक्सीजन लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, क्यों निकालेगा? जब उसका जीवन ही नहीं है, जब उसका शरीर ही मरा हुआ है तो वो क्या निकालेगा? वो क्यों निकालेगा? तो हर एक चीज का महत्वाकांक्षा है। बिन सांसों के शरीर नहीं चलेगा, यह हकीकत है। बिन सांसों के शरीर अपने आप को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, यह हकीकत है। पर बिन शरीर के सांसों का कोई महत्व नहीं है, ये भी हकीकत है।
आप केवल अगर एक फ्रेमवर्क को देख के उनको कि हैबिचुअल, मैंने क्यों इस वीडियो को शॉर्ट को इस रिकॉर्डिंग को कहा कि हैबिचुअल एंड हैबिट्स, बिकॉज मैंने स्वयं और परिस्थिति कही अभी कि आपका वातावरण जो कि रिपीट है। देखो लाइफ में चेंज और रिपीट दोनों जरूरी है। तो लाइफ में सोना भी जरूरी है, स्थायित्व भी जरूरी है, स्थिरता भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। हर चीज़ है इसलिए ताकि आप कर सको। मैं 3 जगहों से ज्ञान जानता हूँ, या तो खुद से, या प्रकृति से, या कहीं से भी। जब मेरे को दिखा कि मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, एडिक्शन में फंस गया हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ को लोग को बार बार बनाए जा रहा हूँ, तो मेरे को आसपास से या किसी भी चीज़ से मुझे ये बार बार इंडिकेट दे रही वो कि तुम सो पहले अपना दिमाग रिलैक्स करो, ये फ्रस्ट्रेटेड, तुम अत्यधिक इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो वो मुझे इंडिकेट दे रही है। देन जब वो मुझे इंडिकेट दे रही है तो मैं सोया। सोने के बाद जब मुझे लगा कि मैं हाँ मेरा दिमाग अब शांत हो चुका है, तो दिमाग कहता है पहले फॉरगेट कर दो चीज़ों को, भूल जाओ चीज़ों को, जो लाइफ है, केओस है, रस है, ये सब चीज़ें प्रभावित मत हो। तो मैं कहा था केवल काम करो, पर उस काम में बह जाओ ये नहीं कहती। बह गए तो आप शांति से सो जाओ। तो आपकी स्टेट है, आप जब सोओगे फिर दोबारा उठोगे, फिर कब दोबारा काम कर लो, कोई मना नहीं करिए, काम का ही लेट नहीं जा रहा, आप करते रहो, थोड़ा आराम लो। ये बॉडी का एक चक्र है, आप हर एक पहलू को जियो, पर एक ही पहलू को अत्यधिक जियोगे तब आपको प्रकृति इंडिकेशन देगी कि आप गलत जगह पे जा रहे हो, गलत दिशा में फिर भटक गए हो, आप वापस अपनी जगह पे आओ। कंट्रोल हमेशा कहता है किसी चीज़ को एक जगह एकत्रित रखना, एक जगह रखना, ये कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल ये कहलाता है कि कंट्रोल की 2 फॉर्म्स होती है। एग्जीक्यूट करने से पहले उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसे पेशेंस कहते हैं। पहले आप मान लो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा लो, तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे, ऑलवेज ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व से आप सही चीज़ को चुन पाओगे। और जब सही चीज़ चुन लो तो उसमें पेशेंस रखो, उसे होल्ड करके रखो। जब उसे होल्ड करके रखोगे तो समय के साथ उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो समय से पहले आपको ऑब्जर्वेशन आनी जरूरी है, समय के बाद आपको पेशेंस होना जरूरी है। ये दोनों कंट्रोल की वो है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस होना वो एक फ्रेम ऑफ टाइम वर्क है जहाँ पे आप रिस्क लोगे। क्यों कंट्रोल में? क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, चीज़ों को कर नहीं पाते, वो पीछे रह जाते हैं। और जो लोग कर लेते हैं वो लॉस भी कर देते हैं कभी कभी। तो सेफली खेला जाता है, कैलकुलेटेड खेला जाता है, एवरी टाइम प्ले करा जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकल एक्ट करा जाता है। लंबे समय का मतलब ये है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि एवरी टाइम अपने आप स्ट्रेटेजी को बदलते हो, एक्ट करते हो, चीज़ें सीखते हो। ये लाइफ का समय चलता रहता है, मतलब गैम्बलिंग में चलता रहता है। देन आपको अमेजिंग रिटर्न प्राप्त होता है। ये सिंपल सी वही है कि E = mc², और आप हमेशा समझो m हमेशा डेल्टा m होगा ऑलवेज, क्योंकि आपकी जो c होगा वो ऑलवेज कॉन्स्टेंटेटिव और वेरिएबिलिटी या वेरिएंसेस आपकी किसके सेट पे होगा, m के, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट गति कोई मोशन कोई एग्जिस्ट नहीं करता रिलेटिवली, मोशन ऑलवेज रिलेटिव होगा m के। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो कहा गया है वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट नहीं है कि वो 299792458 ये गति है मीटर पर सेकंड, ये नहीं है। फिर क्या है? वो वास्तविक में वो है कि किसी द्रव्यमान को पूर्ण ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए इतने अमाउंट ऑफ गति मोशन की जरूरत होगी, ये कॉन्स्टेंटिटी कहलाती है। तो सी भी डेल्टा में ही कन्वर्ट होगा। पर क्या क्या होगा? क्या डेल्टा वो दोनों डेल्टा सेम हो गए? क्या वेरिएबिलिटी ऑफ डेल्टा सेम हो गए? नहीं, द डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्टा। एक डेल्टा आई होगा, एक डेल्टा होगा। डेल्टा एम जो कि एक वेरिएंस ऑफ मास में डिफरेंट कर रहा है कि मास चेंज होते ही एनर्जी का अमाउंट चेंज हो जाएगा। ई आई और ई एफ में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ई एफ और ई आई जिसमें थ्रस्ट एनर्जी वहाँ पे कन्वर्ट होगी कि एक मास में कितनी एनर्जी उसके वातावरण द्वारा बदलती है। तो वहीं पे इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और एनलार्ज करेंगे तो वहाँ पे सी इस चीज़ में कन्वर्ट होगा कि सी डेल्टा आई में कन्वर्ट होगा। डेल्टा आई मतलब कि सी ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट टू योर नेचुरल एनवायरनमेंट, सी ऑलवेज रिलेटिव टू नेचर एंड दैट्स मास, मतलब दोनों से कंपेयर होगा। मतलब कि गति जो बदलेगी वो वातावरण में किस दर से बदल रही है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैंने कहा था अच्छे वातावरण में अच्छी चीज़ें जल्दी आएगी, बुरी चीज़ें धीरे आएगी। बुरे वातावरण में अच्छी चीज़ें धीरे आएगी, बुरी चीज़ें तेज आएगी। तो यहाँ फॉर्मूले चेंज होगी, इसलिए मैंने इसे डेल्टा आएगा। इक्वेशंस को जितना लार्ज बनाओगे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाता। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं साइंस के स्टूडेंट भी था, सामाजिक चीज़ें पढ़ के यूँ नहीं कि मैं सामाजिक हूँ, केवल सोशल चीज़ें जानता हूँ। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानता हूँ। या फिर मैं 2 फैक्टर और दे दूँगा, H और HIO।
जहाँ एच डिफरेंट करेगा कि एच करेगा कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो स्पेस की वेरिएबिलिटीज होती है वो किस इन्वायरमेंट में, सपोज करो अगर एच की बात करें तो एच हो गया हमारा धरती, और एच आई ओ क्या हो गया, एच आई ओ वो हो गया जैसे यूनिवर्स। तो जब अब अगर हम कोई लाइट की बात कर रहे हैं, कोई मास की बात कर रहे हैं, कोई द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें वातावरण में एच और एच आई ओ भी डाल देंगे। ये सी को जब हम खोलेंगे तब हमें यहाँ पे एच और एच आई ओ मिलेगा, और फिर वहाँ पे हमें वेरिएबिलिटीज मिलेगी कि सी तय किसके द्वारा होगा, मास और नेचर के द्वारा। एच और एच आई ओ के बीच में फिर एक टी आएगा, वो टी भी दो वेरिएबल्स में बनेगा, टी और टी आई ओ में, अर्थात टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की घूमने वाली अक्ष, और वास्तविक में सूर्य के घूमने वाली कक्ष, और फिर वास्तविक में यूनिवर्स द्वारा जो टी बनेगा, टोटल ऑफ टी, ये टी। तो ये पूरी ऐसी इक्वेशन बनेगी, ई एफ माइनस ई आई थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम एंड देन फिर डेल्टा सी आई जो खुलेगा, वो डेल्टा आई सी जो खुलेगा वो खुलेगा क्या बोलते हैं कि एच माइनस में एच आई ओ, फिर अपॉन में टी माइनस में टी आई ओ, ठीक है, और इक्वलेंस टू टी, ठीक है, इनटू में टी, जो वो टी होगा वो कांस्टेंट होगा। टी का मतलब है ऑलवेज टी, मतलब कि कोई भी हम कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि ये टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ वर्क कि एक सूर्य जब पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाता है या किसी भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, उस कंपैरेटिवली ये द्रव्यमान इस तरीके से रूपांतरण करेगा, अर्थात जो गति उस चीज़ की होगी उसी के कंपैरेटिवली हम चीज़ों को तोड़ लेंगे। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट एक कांस्टेंट कभी नहीं खुलेगा, जो बिग टी होगा वो कभी नहीं खुलेगा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर सी, ये पूरी वही बनी है इक्वेशंस। यहाँ सी स्क्वायर नहीं काउंट होगा क्योंकि स्क्वायर को ही हटा के यहाँ पे एच और एच आई निकले हैं, और इनटू में जो टी आया बिग टी आया वो इसी की कंपैरेटिवली आया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन ये सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो कांस्टेंट ऑफ स्पीड इज नॉट डज नॉट ओनली द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं तो या डायरेक्ट हम सी कह देंगे, एम सी स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। वहाँ भी डेल्टा एम हो जाएगा, डेल्टा एम वाई क्यों डेल्टा एम होगा क्योंकि बैलेंस ऑफ मास हमेशा डिफरेंट करेगा, क्योंकि एटम्स के बीच का अरेंजमेंट ही उसकी पहचान कहलाता है, और अरेंजमेंट हर द्रव्यमान का अलग अलग हो सकता है। यह हमेशा ध्यान रखें, कोई चीज़ कहाँ स्थित कर रही है वहाँ पे हल्की ना हल्की रेडियोएक्टिव प्रभाव उदय में पड़ रहा होगा। अगर हम पूर्ण ऊर्जा की बात करना चाहते तो स्टैटिक एनर्जी, अगर हम यूजेस में बात करना चाहते तो सिंपल सा वो है, आप ई कोस टू एम सी स्क्वायर में तो आपको समांतरता दिख जाएगा, कई जगह फॉल्स आ जाएगा ना, बहुत सेंसिटिव केसेस हो जाएंगे। बट अगर आपको बिल्कुल डीप इक्वेशंस चाहिए, डीपली इक्वेशन चाहिए, तो वहाँ फिर सेंसिटिव इक्वेशंस को ये डिफरेंशिएबिलिटी द्वारा हम सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, जो बस ध्यान रखें। सेंसिटिव केस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हम बारीकियों पे ध्यान देते हैं। तो ये जो हैबिट्स है और हैबिचुअल है, ये सारा का सारा वातावरण द्वारा हम तय करते हैं चीज़ों को। द्रव्यमान बदलता है, अपना रूप बदलता है, और ये हकीकत भी है। अगर आप यूँ सोचो, मैं अभी जैसे यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपना साधारण भोजन कर रहा हूँ, पर अगर मैं किसी जंगल में हूँ, किसी जहाँ पे हूँ, अगर वहाँ पे मुझे अपनी परिस्थिति संभाल ली तो मैं कैसा भोजन करूँगा। मान लो मैं एक दिन, मान लो कोई जीव है, जानवर है, उसको फाड़ के खा नहीं रहा, पर एक दिन तो मुझे खाना पड़ेगा फाड़ के। जब मैं एक दिन खाऊंगा तो फिर मैं दूसरे दिन भी खाने की कोशिश करूँगा, तीसरे दिन भी, और फिर रिपीटेबिलिटी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। जो पहले मांस का टुकड़ा, जो पहले गूदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हो सकता है मैं उसको आराम से खाऊँ। साधारणता सी बात है कि मेरा जगहों के हिसाब से लोगों के खान पीन अलग अलग हो जाते हैं। साधारण सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कितना गंदा खा रहा है, पर एक अप्रभावित व्यक्ति समझ जाता है कि उसका वातावरण ऐसा है, धीरे धीरे उसे ढलने में समय लगेगा। तो आदत हैबिचुअल द्वारा तय होती है, आपके वातावरण द्वारा आपकी आदतें तय होती है। साधारण मानव की तय होती है, असाधारण मानव अपनी चीज़ बदल देते हैं। रिच मेंटालिटी वही लाते हैं जो समय से पहले सीख जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिच कैटेगरी समय के भीतर सीखे, समय के बाद सीखे, कोई मतलब नहीं रखता, वो हमेशा सीखते ही रहते हैं, ठीक। अधिकांश व्यक्ति यूँ कहेंगे चीज़ें ऑर्बिट्स में चलती हैं। सबसे ज़्यादा अमीर लोग सेंटर के ऑर्बिट में होते हैं जो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और बाकी लोग क्या बोलते हैं, देखो पूर्ण नियंत्रण कभी भी कोई मानव तो पाता नहीं, ये मैं आपके दिमाग में डालता हूँ। अगर आप यूँ सोचते हो कि 1% लोग पूरी चीज़ को नियंत्रित करते तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या उनके नियम चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नियम हम जैसे भी चलते हैं। फिलोसोफर्स के नियम होते हैं, फिलोसोफर्स के नियम होते हैं, फिलोसफीज होती है, वही रिपीटेबल चीज़ें करते हैं लोग सामान्य साधारणता से।
एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि हमें पता है सूक्ष्म न सूक्ष्म रूप में चीज़ें प्रभावित करती है। जब भी आपका किसी रिलेटेड उस वर्ग के होगा, ऐड हर किसी को दिखाया जाएगा, पर ऐड उस व्यक्ति के लिए होता है जो उस कार्य को सोचे, जिसके वो काम आ सके। हमेशा ध्यान रखें, आपको किसी भी चीज़ का ऐड दिखा रहा है तो यूँ ना समझो कि मैं इस चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहा तो ये मेरे लिए दिखाया जा रहा है। नहीं, ये उस व्यक्ति के लिए दिखाया जा रहा है जिसको मान लो अगर सीमेंट की जरूरत है तो उसके दिमाग में सबसे पहले वही सीमेंट आए जिसका उसने ऐड देखा है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि सूक्ष्म सूक्ष्म इमेज आपको धीरे धीरे प्रभावित कर देती है आपके दिमाग में सबसे पहले। जैसे अगर मैं सर्फ की बात करूँ तो सर्फ को क्या कहते हैं? NaCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और मेरे दिमाग में क्या है? सर्फ एक्सल। वाई? क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले ऐड क्या छप रखा है? सर्फ एक्सल। मुझे सर्फ एक्सल का नाम पता है। टूथपेस्ट को कोलगेट, ये क्या है? क्लोजर, ये क्या है? प्रभाविकता ही है, आपकी हैबिट्स मेक करी गई है, लोगों ने तो तय करी है। तो क्या ये जो रिच पर्सन तो उन्होंने मेक करी थी? नहीं, लिखने वाले सिद्धांत लिख के गए। ये लोग रिपीट करना आसानी से जानते हैं। मैंने कहा ना, मेमोरी की बहुत कीमत होती है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, चीज़ों को एक्सेप्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं क्लियरली। इनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क बहुत तेज होता है। एक चालाक व्यक्ति का, आप एक छलिए व्यक्ति का आप यही देखना कि वो डीएमएन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का नहीं होगा, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का होगा। वो सबसे ज़्यादा आगे, सबसे ज़्यादा पहले लाउडली बोल के सबको अट्रैक्शन खींच रहा होगा अपनी तरफ, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है, दुनिया अट्रैक्शन देखना चाहती है, कॉन्फिडेंस देखना चाहती है। और फिर भी मैं कहूँगा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि नियम बनाने वाला कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं था। एक्सट्रोवर्ट तो वो था जो इन लोगों का, अब दोनों की मैथ होता है। एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला नियम बना के चला जाता है, पर जीवन भर दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो नियमों को लागू नहीं कर पाता स्वयं। वो लिख तो जाएगा, प्रभाविकता दिखाओ, वो दिखाओ, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस दिखाओ, ये नियम लिख जाओ, उसका पूर्ण जीवन दुखी जाएगा, पूर्ण जीवन। समाज से ठोकरें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो मिलेगा, और फिर आखिर में आके क्या करेगा? मर जाएगा, उसके नियम रह जाएंगे। फिर एक्सट्रोवर्ट वाले के दिमाग में पनपने के लिए नियम, वो इनके नियमों को रिपीट कर लेगा, मतलब इनके नियम को स्वीकार कर लेगा। मैं इसलिए तो कहता हूँ, हम जैसे पागलों को कोई नहीं स्वीकार करता। एक मूर्ख व्यक्ति हमको इग्नोर करता है, पर जो सबसे बुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग इनका हनन करते हैं, जो लोग इनका बुरा चाहते हैं, वो हमको पूजते हैं। अब मुझे बताओ, जिस समाज ने ठोकर दी, एक साधारण मानव क्या करेगा? अगर उसके सामने कोई बुरा व्यक्ति भी आ रहा है, जो बुरा है, पता है कि ये गंदी प्रवृत्ति का है, फिर भी तो उसी का भला चाहेगा, क्योंकि जिसका भला चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, एक औरत को आपने एक औरत के अधिकार दिलवाने के साथ उसी ने ढैब चाटा मार दिया आपके खैच के गाल पे, क्या आप उसको अगली बार अधिकार दिलवाने की साथ बात करोगे? आप उसकी तरफ केवल शांत रहना पसंद करोगे। फिर आप क्या करोगे? जो पुरुष लोग हैं आपको कहेंगे कि औरत को वस्तु ही समझो, तो आपकी मेंटेलिटी भी प्रभावित होगी, आप वस्तु समझोगे। इसमें क्या गलती आदमियों की थी? क्या इसमें क्या गलती उसकी थी, वातावरण की? इसमें गलती उन औरतों की थी जिनको खुद के अधिकार नहीं पता। इसलिए तो साधारणतः से मूल्यकांश शब्द है कि, और ये वातावरण ही करता है। वातावरण आपके गाल पे इसलिए तमाचा मारता है ताकि आप उसके अनुसार इन्फ्लुएंस हो सको, प्रभावित हो सको। ये ग्रेट विलन्स बनते क्यों है? क्योंकि वो होशियार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर दुनिया उनको पीछे दिखाती है। उनको ये पता चलता है सच कुछ नहीं है। जब 100 लोग आपको गलत ठहरा देंगे, बेशक आप कितनी भी सत्य की बातें करो, आपको गलत ही कहलाओगे आप। 10 लोगों से आप चाटे लात जूते चप्पल वप्पल तब खाओगे, और जब आप उन्हीं 10 लोगों की मुंडी काट के रोड पे बिछा दोगे, आप अपनी ताकत, बल, होशियारी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना दोगे, तो वही 10 लोग आपके नीचे, क्या लाखों लोग आपके नीचे काम करेंगे। क्या फिर विलन्स गलत है? परिस्थितियां गलत थी। तो क्या करें? समय बदलता है। एक अच्छा व्यक्ति, क्यों अहम की प्रवृत्ति आती है हर व्यक्ति में? क्योंकि अहम पनपता ही ऐसे है। कल्पना बुनी ईश्वर ने कि रंग देखूंगा, देखा तो रंग तो अत्यधिक हो जा रहे हैं एक हद के बाद, तो चीज़ें समेटने लगी। फिर एक रूप धारण करा कि अब इसका विनाश करूंगा, तो डेविल पनपा, क्योंकि वो एविल्स का भी एविल था। एक हकीकत में बताऊं, एक बुरा व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता। बुरा तो बुरा है,
पर बुरा अपने आप को स्वीकारता तो है। उससे बुरा वो होता है जो एक अच्छाई का चादर पहने घूमता है, जो धर्म वगैरह सब मानता है, जो नियम मानता है। सबसे बुरा तो वही होता है, इसलिए उनकी खाल उखाड़ना भी हमें आता है। क्या लोग सोचते हैं जो वेद पढ़ता है वो सबसे बड़ा पुण्यवानी है, वो सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि जो वेद पढ़ रहा है वो केवल वेद को ही वास्तविक मान रहा है। और जो वेद नहीं पढ़ रहा, जो नास्तिक है, पर पूज सही चीज को रहा है, मन को पूज रहा है, अपने आप को पूज रहा है, अपने भीतर पूज रहा है, वो हकीकत है। क्योंकि वेद में भी वही चीज लिखी पड़ी है। लिखने वाला वेद कौन था? वही व्यक्ति। और एक साधारण व्यक्ति किताबें पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, वो कहेगा गीता से ज्ञान लो, वेदों से ज्ञान लो। जैसे वेद तो उनका बाप लिख के गया था, या उनके अंतरात्मा लिख के गई थी वेद। मनुष्य से ज्ञान नहीं लेना, वेद से ज्ञान लेना है। पाठ्यक्रमों से ज्ञान लेना जो परिस्थितियों पे तय होते हैं। कि परिस्थिति बदली तो वो पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा। और परिस्थिति कभी भी अच्छी बुरी होती नहीं। परिस्थिति क्या कभी बिल्कुल अच्छी होती है, सादर अच्छी होती है? कभी बुरी होती, कभी गलत होती, कभी अपना मुखौटा पहन के आती है, कभी गलत का मुखौटा पहन के आती है, कभी सही का मुखौटा पहन के आती है। तो समाज के अनुसार चीज़ें बदल जाती है। परिस्थितियों में वे चीज़ों में तो ये भी लिखा पड़ा है कि अगर 100 लोग अगर आपको गलत को सही बता रहे तो वो ही सही है। क्या मान ले सही है वो? कि अगर 10 लोग एक नारी का हनन कर रहे हैं तो परिस्थिति तो यूँ कहती है कि वो 10 लोग सही है। तो क्या सही है बिन इच्छा के किसी का हनन करना? अगर है तो कर लो, करवा लो अपने वालों का। तब व्यापारिक संबंध दिखते हैं। तो फिर ऊपर वाला भी व्यापारिक संबंध आसानी से नहीं करता। साधारणता सी बात, ये सामान्यता सी बात है। गलतियाँ पनपती क्यों है? पापी लोग कहलाते क्यों है? मेरे रूप तो अनेक है, पर हर रूप अपनी अपनी सीक्वेंस में है, फॉर्म्स अपनी अपनी सीक्वेंस में है, पर मानव फॉर्म्स में पनपते, नॉट एज अ सीक्वेंस। हर एक चीज़ की सीमा है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कब दिखेगी? युवा आयु में। पर कुछ लोग बालकपन में ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी लेके पैदा हो जाते हैं, जिसको कहते हैं गलतियाँ। ग्लिच कहने को तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि आई एम द ग्लिच, बट रियलिटी में ये वर्ल्ड इज़ द ग्लिच। मैं इल्यूजन नहीं, ये वर्ल्ड ही इल्यूजन था, क्योंकि वर्ल्ड का उल्टा ही मैं था। या तो मैं इल्यूजन हूँ या ये वर्ल्ड इल्यूजन है। तो मुझे पता चला आई एम द ट्रू मैन, तो दिस इज इल्यूजन। ये है इल्यूजन, ये है वर्चुअल वर्ल्ड। तो अगर हम सारी बातों की बात करें तो रिपीटेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, हर एक चीज़ में क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो धीरे धीरे उसमें मास्टरी पाते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, समय के संग उसमें आपकी लिमिट एनहांस होती है, बेहतर होते चले जाते हो, प्रभावित होते चले जाते हो। ठीक है, ये जीवन है। ये जीवन है जहाँ आप चल रहे हो, मोशन कर रहे हो, मोशन पैदा कर रहे हो, गति बना रहे हो, चक्रों में चल रही है चीज़ें। आपकी आदतें आपको बनाती है, आपकी सोच बहुत महत्व रखती है। आपका DMN बात आई, आपकी CEN बात आई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। तो हमेशा समझ लो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क कुछ नहीं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका ब्रेन का वो भारी भाग है जो बाहर की चीज़ों को समझ रहा है, जो समझ रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ दुनिया वैसे नहीं चलती। ये यूँ समझ लो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी दुनिया चलती है। ये क्या है? अब मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। आप कुछ फिलोसफी के बात समझो। रियलिटी योर माइंड with your eyes and then reality of perceptions। ठीक है, असलियत को देखा, आपके दिमाग ने एक कल्पना बनाई, एक सपना बुना या एक सूक्ष्म भाग बुना और उस पर असलियत को देखा। अब यहाँ दो तरीके से मैच करेंगे, या तो असलियत आपके अनुसार मैच करेगी या असलियत आपसे विरुद्ध मैच करेगी। ठीक है, विरुद्ध का मतलब है कुछ भी का मतलब ये है, हो सकता है आप कुछ भी कल्पना कर रहे हो, कुछ भी कल्पना कर रहे हो, मैनी टाइप्स ऑफ। और यदि सही का मतलब ये है आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हो जैसे रियलिटी में चल रहा है। ठीक है, जब आप कल्पना कर रहे हो कि रियलिटी में जैसा चल रहा है वैसा मैं सोच रहा हूँ, तो आप एक इंटेलिजेंट जीनियस लोगों के लिए कहलाओगे। और जब आप बिल्कुल अलग सोच रहे हो तो आप पागल कहलाओगे, एक अलग व्यक्ति कहलाओगे। फिर यहाँ पे भी आप कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि दोनों ही भाग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। क्या कह रहा हूँ मैं?
बल्कि मुझे तो हाँ ऐसा कहना चाहिए कि एक DMNN एक CEN है। नहीं, ये दोनों ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क है। क्यों? ये कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड से, कि रियल वर्ल्ड की तरफ या तो आपका इल्यूजन या आपका जो सोच है या आपकी जो इमेजिनेशन है, या तो वो मैच हो रही है या वो डिसमैच हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रही है। दोनों ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क है, क्योंकि दोनों के दोनों कंपैरेटिवली किसके हैं? रियलिटी के। मतलब दोनों ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क कैसे हैं? आप समझो, ये कंपैरेटिवली किसके हो रहे हैं? रियल वर्ल्ड के। फिर DMNN क्या था? आपकी कल्पना क्या थी, सोच क्या थी, जहाँ पे आप चीज़ें भूल रहे थे? तो ये वो पार्ट था जो कि रियलिटी पे जो आप सोच रहे थे वो है ये। DMNN एक सूक्ष्म भाग है। जब भी आप कोई पर्सपेक्ट करते हो या कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो या कोई चीज़ देखते हो, तो आप एक कल्पना भूलते हो, या तो आपकी कल्पना मैच करेगी, मतलब आपका DMNN वर्क करेगा, कुछ ना कुछ थॉट जनरेट करेगा, या तो आपका थॉट बिल्कुल मैच हो जाएगा रियल वर्ल्ड के कारण, जिसको कह देगा लॉजिक, या वो एक फैक्ट या बिलीव मान लेगा और उस बिलीव में जिंदगी जीने लग जाएगा, और वो बिलीव बिल्कुल अलग होगा रियलिटी से। पर जो चीज़ आप कंपेरेटिवली कर रहे हो जब आप रियल वर्ल्ड से, तो यही कहलाता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। मतलब दोनों ही फेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क के थे, रियल लाइफ के थे, ये वास्तविक व्यक्ति के थे, ठीक। तो दोनों ही फेजेस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क के कहलाएंगे, क्योंकि नेटवर्क कनेक्ट होगा रियल वर्ल्ड से। अब यहाँ पे ओवर क्या कहलाएगा? जब एक व्यक्ति कहलाता है अधिकतर बार, जब वो इन दोनों की चैन को तोड़कर वो केवल कल्पना में ही कल्पनाएं ढूंढने लग जाए। मतलब पहले कल्पना ढूंढी, अब उसे कल्पना हकीकत में दिखने लगी, अब उसने और कल्पना ढूंढी, और कल्पना हकीकत में दिखने लगी, और कल्पना बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती वास्तविकता से। मतलब कोई कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई वो नहीं। यह हमें पता चल जाएगा उसके दिमाग में क्या बोलते हैं, कुछ भाग की मैच्योरेशन या कुछ भाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसे हम कह देंगे कि वो व्यक्ति कोमा में है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति जीवित होगा, जिंदगी में चलेगा या वो करेगा, तो उसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क उसका डेवलप होगा ही होगा। सूक्ष्म भाग ना हो, बेशक खराब भी ना हो या हो भी ना, तब भी उसका डेवलप वर्क जरूर करेगा, रियली को पर्सपेक्ट करना। और यदि उसका भाग वो है नहीं, तो सीधी सी बात है, वो चल नहीं सकता, वो कोमा में ही होगा। पहली बात तो हम ये समझाएंगे कि प्योरली DMNN नहीं एक्टिव होगा आपके दिमाग का। दूसरी चीज बात आई CEN में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। यहाँ एक फेज तो बढ़ गया है कि लॉजिक। तो ये जो व्यक्ति होगा ये पूरी प्योरली लॉजिक ट्रेड वाला होगा, ये रिच होगा, ये सब चीज़ों में बेहतर होगा, और ये लोगों पे जल्दी मैच्योरेशन कर लेगा। ये शुरुआत से एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी का होगा, बिकॉज दिस इज द हार्श रिलेटिव विल यू नो ऑलवेज, बालकपन में सब कुछ जानता है, ठीक है। पर रियलिटी में ये सबसे बड़ा इल्यूजन होगा, क्योंकि आपका वर्ल्ड ही इल्यूजन है। आप टाइम यू थिंक। तो अभी मैं थोड़ा दिमाग के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर एक फेज तो ऑलरेडी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क का, कि जो व्यक्ति प्योरली वो होता है, वो उसी दुनिया के लिए बना होता है, ये दुनिया में नियम लागू करते हैं। पर एक चीज़ बताओ, ये चीज़ें डेवलप नहीं करती, ये चीज़ें कुछ नई नहीं ला पाती। अगर मान के चलो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क का दूसरा फेज कभी ना पनपे, जो कि कल्पना कर रहा है, इमेजिनेट कर रहा है, कब? जब कुछ अलग आ रहा है। कुछ अलग कब आ रहा है? जब उसका DMNN वर्क कर रहा है। कोई एवोल्यूशन हुआ या कोई ट्रेट हुई, वो कब चेंज हो रही है? जब उसका DMNN वर्क कर रहा है। और यदि ये वर्क ना करे तो नेचर में हर एक चीज़ समानता हो जाएगी, रिपीटेबल हो जाएगी, अंत में जाके खुद ही में समा जाएगी, मतलब समान। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक पीढ़ी अपने आप को चेंज ही नहीं कर रही, तो रजिस्टर होकर वो अपने आप ही एंड हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। इसलिए कहा संपन्न व्यक्ति के लिए निरंतर व्यक्ति की, स्थिर व्यक्ति निरंतर की पहचान है, अर्थात परफेक्ट लोग इम्परफेक्ट की पहचान है, छायांतर लोग परछायांतर की छाया है। इसलिए कहती कि यदि कोई व्यक्ति मुझको यूँ समझे कि मैं चालाक नहीं हूँ, छलिए नहीं हूँ, तो मेरे से ही अस्तित्व है। मैं नहीं हूँगा तो तुम सब भी नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये थिंक रख लो। नहीं रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगी कि मैंने जन्म लेना बंद क्या कर दिया, कि सारी चीज़ें अपने आप ही मुझ में समाने लग गई। और यह हकीकत है कि अनसीक्वेंशियल के बिना सीक्वेंस कैसे पैदा हो जाएगा, बिखरी हुई चीज़ के बिना कनेक्शन कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और भी चीज़ें पता चलती है कि लॉजिकल वो क्यों है।
अब दूसरे फेज को देखो जो अलग कल्पनाएं ला रहा है, डीएमएन सेंट्रल एजुकेशन, ये क्रिएटिव हो गए, थिंकर हो गए, क्या बोलते हैं स्किलफुल हो गए, ये बेटर हो गए लाइफ के लिए, ठीक। बट आप यहाँ पे समझो, यहाँ वो फेज चलेगा जहाँ लोग दुनिया को अलग तरीके से चलेंगे, यहाँ बिलीफ्स में चलेंगे, फैक्ट्स में चलेंगे, ये साधारण मानव हो गए, ये कॉमन ह्यूमंस हो गए। कॉमन ह्यूमन का मतलब है जिनके संग हनन होता है, शोषण होता है, जिनके संग क्या होता है साधारण जीव की तरह ताल्लुक रखा जाता है, एक जानवर की प्रवृत्ति रखने वाले केवल एक जीव और एक एवोल्यूशन का पार्ट, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम। एक रिच क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कई सारे लोगों को अपने नीचे हायर करता है, उनसे काम करवाता है और उनके प्रॉफिट में से शेष भाग, छोटा छोटा भाग जोड़ के अपना एक दीर्घ भाग रख लेता है। अर्थात एक अमीर इसलिए कहा जाता है बाकी सब गरीब है, ठीक है। एक ताकतवर व्यक्ति क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके नीचे 100 व्यक्ति काम करते हैं, तो उसको पता है 100 लोगों का हाथ किसी भी चीज को 100 न्यूटन की पावर रखेगा, मान लो 1 न्यूटन की एक पावर रखता है, उस पर 100 न्यूटन की पावर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है, चीजें एकाकृत है। अब आती है फिर हम जैसे कब बनाते हैं अनसीक्वेंस। तो आप समझो अब यहाँ ये द फेज ऑफ सीक्वेंस जो कि कॉमन ह्यूमन ब्रेन में चलता है, कॉमन ह्यूमन ब्रेन में चलता है। अगर एक व्यक्ति डीएमएन मोड पे चलता है, डीएमएन मोड पे चलता है, कल्पनाओं पे चलता है, तो प्योरली जो कल्पनाओं पे चल रहा है, काल्पनिकता पे चल रहा है, वो लाइफ क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड। लाइफ क्या है? सीक्वेंसेस तो है। जो खुद काल्पनिकता में चल रहा है उसका अस्तित्व भी कुछ होगा जो कोमा में चल रहा होगा वास्तविक में। इसी का मिडल फेज आता है कि आपका 2 फेज हो गए, एक होगा डीएमएन स्वयं का जो कि सोचेगा, चिंतन करेगा, क्रिएटिविटी लाएगा। वो क्रिएटिविटी बिल्कुल अनसीक्वेंशियल होगी, बिखरी हुई होगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, परंतु धीरे 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 करके उसका सेंट्रल एजुकेशन नेटवर्क वर्क करेगा, चीज़ों को परसेप्शन बनाएगा और धीरे 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 करके वो शिफ्टिंग होगा साधारण ह्यूमन से इधर की साइड। जब इधर की साइड शिफ्टिंग होगा दैट मीन वो प्योरली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क की तरफ शिफ्टेड होगा। और ये डीएमएन टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क जब वो प्योरली अचीव करेगा, मतलब प्योरली जब उसका लॉजिक मैच करेगा, थॉट उसके मैच करेगी, कि यहाँ से पहले उसने बिलीव रखा, फैक्ट गेन करा, पहले फैक्ट की फॉर्म गेन करी। पहले तो कहता बिलीव भी नहीं था, किसी चीज़ को मानता ही नहीं था, बिल्कुल अंध चल रहा था, काला अंधेरा। काले अंधेरे के बाद एक रोशनी पनपी, बिलीव पनपा, मान्यता पनपी। फिर उसके बाद उसे रियलिटी पता चली, विज्ञान पता चला, समाज पता चला, ठीक है, इल्यूजन्स पता चले और रियलिटी पता चले एक तरीके से उसकी, ठीक है। फिर जब उसका रियलिटी वर्क करने लगे धीरे 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 इतना रियल बन गया कि हार्श रियल बन गया। फिर समय के संग उसे बाद में पता चला कि मुझे वापस अगर कुछ बनाना है तो डीएमएन पाना पड़ेगा। देन वो वापस फैक्ट पाया, अब वो वापस प्योरली अनसीक्वेंशियल करने लगे, इन दोनों की चैन में चल रहा है शिफ्टिंग में। जिसे कहते थे कि पहले आपको ज्ञान 10 मिनट रीडिंग करो, 10 मिनट भूल जाओ सब कुछ, और फिर 40 मिनट लर्निंग करो खुद से, स्वयं से खंगोलो। जिसे कहते हैं जो व्यक्ति दोनों को समझता है, फैक्ट और अपनी जो आइडिया होता है या क्या बोलते हैं, दोनों जनरेट करता है, मतलब कल्पना करता है, इमेजिनेट करता है। क्रिएटिविटी प्लस इमेजिनेशन मेक करती है रियलिटी, क्रिएटिविटी प्लस इमेजिनेशन क्रिएट करती है, बनाती है, निर्मित करती है वास्तविकता। इंजीनियरिंग काल्पनिकता को वास्तविकता में कौन प्रस्तुत करती है? इंजीनियरिंग क्या है? लॉजिक प्लस टाइम। और समय क्या था? वही इन्फ्लुएंस, प्रभाविकता। लॉजिक क्या थी? समझ, पल समझ बनती थी वो समझ। समय क्या कहला रहा था कि लॉजिक रियलिटी से मैच हो रहा है। लॉजिक प्लस फैक्ट इंटेलिजेंस कहला रही थी। लॉजिक क्या है और फैक्ट क्या है? फैक्ट मतलब बिलीव और लॉजिक क्या है? वह समझ। तो समझ मतलब रियलिटी से कनेक्टेड, रियलिटी से कनेक्शन और बिलीव और कनेक्शन। देन ये फेजेस आ गए। फिर और क्या कहलाता है? स्टेटमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन क्या? ऑब्जर्वेशन इज द प्योरली पार्ट ऑफ डीएमएन। जब डीएमएन टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क हो जाते हो तो हैज ए स्टेट्स। ये सब स्टेट है अपने आप में। सीक्वेंसेस क्या थे? अलग अलग, एक ही सीक्वेंस था। फॉर्म्स थे उसमें अलग अलग, फॉर्म्स के अलग अलग सीक्वेंस बन रहे थे, अलग अलग क्रम बन रहे थे, पर हर एक क्रम में अलग अलग स्टेट्स थे। ये है पूरा दिमाग का। अब मैं मेजर बात बताता हूँ ब्रेन के पार्ट्स में। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अमाइगडाला, मेजरली बताऊंगा मैं। मेजरली का मतलब ये है एक वर्क कैसे करेगा एक ह्यूमन का ब्रेन। मेजरली हॉर्मोन्स फ्लो, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे वो डोपामिन, ग्लूटामिन, गाबा। मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा कि इनकी प्रोग्रेस कैसे चलती है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा एक ह्यूमन की लाइफ इवॉल्व कैसे होती है, वर्क कैसे करती है एवरी टाइम, चेंजेबल लाइफ। ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है मूलतः, मुझे नाम पड़े हुए, मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। बट मैं जो भी बताऊंगा वो हकीकत बता रहा हूँ कि दिमाग कैसे चलेगा।
मैं एक साधारण व्यक्ति की बात ही नहीं बताऊंगा, मैं केवल वो बताऊंगा कि एक रियल पर्सन का, ट्रू मैन का वर्थ कैसे करता होगा दिमाग। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं डीएनए से, जीन चेंजिंग से। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका दिमाग ट्रेट इस तरीके का कि वो ट्रू कॉन्सियसनेस रखता था। ट्रू कॉन्सियसनेस मतलब कि रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना। तो आप समझो, जब तक वो बचपन में था, बालकपन में था, तो वो कल्पना भी करेगा, कल्पना को रियलिटी में करेगा, एक बच्चे की तरह एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को करेगा। जैसे एक बच्चा करता है ना, चीज़ों को पकड़ता है, तोड़ता मरोड़ता है, ऐसे ही बिखेर देता है और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करता है। इस तरीके से नाटा नाटी करेगा, अर्थात किसी चीज़ को तोड़ेगा मरोड़ेगा और जोड़ने की कोशिश करके कनेक्शन बैठाने की कोशिश करेगा दिमाग में। एवरी टाइप उसके दिमाग में एक सिग्नल क्रिएट होगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा कि उसने एक कनेक्शन बिल्ड करा। कनेक्शन क्योंकि दिखता है, जब भी आप कोई चीज़, दो चीज़ों को लिंक करते हो तो आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड जनरेट होता है। रिवॉर्ड का शॉक जनरेट होता है कि आपने कुछ महारती पाई। और कई बार ऐसा होता है, ब्रेक भी होता है कि जब आप कनेक्शन नहीं बिठा पाते तो आपके दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट होता है जो आपको डिप्रेस करता है, जो आपको क्या बोलते हैं, अलग करता है, अलोन करता है, आइसोलेट करता है किसी चीज़ से। ये बिल्कुल ऐसे कि बड़े व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा दिखता है। बड़े व्यक्तियों में, बच्चे में डिप्रेशन नहीं होगा, बड़े बच्चों को डिप्रेस होता है, बड़े व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है। ये होता कैसे? सिंपल सा आंसर है, उन्होंने सोचा दुनिया में मैं सब कुछ पालूंगा, पैसा पालूंगा, ये पालूंगा, पर उन्हें तरीका नहीं पता थी कैसे पाना है। कोशिश करी, हार गए तो अब डिप्रेशन की फेज आएगा जहाँ लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये ब्रेकिंग टाइम है, ये ऐसा टाइम है जो आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपके दिमाग की वायरिंग दोबारा रीवायरिंग कर रहा है। क्योंकि दिमाग जानता है वेज ढूंढो, वेज ढूंढो। आपका दिमाग कोई सच इल्यूजन ऑफ आपका फॉल्स कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि देखो वेज मत ढूंढो, ये जीवन में हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर आपका ब्रेन जानता है कि मुझे इवॉल्व करना, मुझे अपने आप को रखे रखना है, तो वो वेज ढूंढेगा, तरीका ढूंढेगा। कह रहा कि शायद हो सकता है मेरे तरीके में गलती थी, मेरी सोचने में गलती नहीं थी। यही बिलीफ को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। डोपामिन क्यों बिलीफ को ज़्यादा बहुत कुछ बना देता है? क्योंकि ये कहता है सोचने में गलती नहीं थी, तरीके में गलती थी। तरीका ढूंढो, तरीका ढूंढो, तरीका ढूंढो, और जब आप तरीका सही ढूंढ लेते हो तो आपके दिमाग में रिवॉर्ड जनरेट होता है कि डोपामिन आपने कुछ करा है। जब आप थोड़ी सी प्रोग्रेस बढ़ाते हो तब आपके जब दिमाग में रिवॉर्ड जनरेट होता है दिस इज प्रोग्रेस, आपने कुछ करा है। तो डोपामिन इज नॉट डज नॉट, क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है डोपामिन कोई ऐसा कि विलन है, डोपामिन कोई ऐसा है, ये एवोल्यूशन का इसका पार्ट है। पर समय के संग क्या हुआ, ये प्रभावित हो गया, ये हर एक चीज़ से रिवॉर्ड पाने लग गया, ये हर एक चीज़ से, क्योंकि दुनिया चीज़ें बनाने लगी। पहले लाइफ थी बॉडी, लाइफ में कुछ ही संसाधन थे, कुछ ही संसाधनों से कॉम्बिनेशन बनते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया, रिपीटेबल हो गए। रिपीटेबल मतलब सूक्ष्म चीज़ों में भी आनंद आने लग गए। पहले मीठी चीज़ें नहीं होती थी, सादा खाना होता था, फीका खाना होता था और व्यक्ति खाता रहता था तो आराम से उसकी चीज़ें बन जाते थे। अब लॉलीपॉप वगैरह इतनी मीठी चीज़ें आ गई कि उसका मन बार बार डोपामिन का छोटी छोटी डोज लेते चलता है। पहले बड़ी डोज एकदम में थोड़ा सा काम इतना करा और डोपामिन इतना इंक्रीज हुआ, वो सेरोटोनिन में कम होता बढ़ता था। क्योंकि दिमाग में आप हमेशा ध्यान रखो, एक टैंकर है, शरीर के अंदर भी एक टैंकर है, नसें उतनी है, रस उतना ही प्रवाहित करेगी। अगर रस ज़्यादा प्रवाहित होगा तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा तो डेट्स मीन लूज होगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अगर टंकी में हल्का सा भी लीकेज आ जाता है ना तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। पर अगर आपको पता है कि टंकी में लीकेज नहीं है, टंकी को हम अपने अनुसार बंद और चालू कर सकते हैं, तो आपको पता है उसका पानी सेव देगा। अगर एक एक बूंद करके तो गड़ा भी खाली हो जाता है। ये तो ध्यान रखो, टंकी जब चूने लग जाती है सब कुछ खाली हो जाता है। वो चूना कब हो रहा है, जब ओवरफ्लो हो रहा है, जब चीज़ें गल जा रही है दिमाग की। छोटी छोटी डोज ले लेके डोपामिन यहाँ पे वर्क करने लगता है। तो डोपामिन डज नॉट, क्या बोलिए, ऐसा नहीं है कि डोपामिन आपकी गलत है, वो आपकी प्रारंभिक चीज़ है, नहीं होगा तो होगी ही नहीं, आप रियलिटी नहीं सोच पाओगे। क्योंकि रियलिटी में आप कुछ काम ही नहीं करोगे, आप शांत बैठ जाओगे, खाली बैठ जाओगे और अपना शरीर का समाप्त कर लोगे। और ये हकीकत है, आपको भोजन की इच्छा नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी अगर डोपामिन नहीं होगा। पर समय के समय इसे हमें नियंत्रण में करना होता है, इसे अपने अनुसरण करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ये कहलाती है व्यस्क प्रवृत्ति, कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वहाँ से वर्क करने लग जाता है, हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है चलो रियलिटी में करते हैं। तो रियलिटी में समय के समय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दो फेजेस आता है। फर्स्ट फेज वो लाता है जिधर वो डोपामिन रिलीज करा रहा होता है, मुझे कोई चीज़ पानी है, मुझे कोई चीज़ करनी है, मुझे कोई चीज़ दिखानी है, मुझे कुछ चीज़ करनी है, या इमोशंस भी बहेंगे साथ के साथ। या एक नदी इमोशन की बहेगी तो एक नदी लॉजिक की बहेगी, दोनों ही एक साथ बहेगी। और यही व्यक्ति को नचाती है युवा आयु में, जो डमरू बजा के ढोल 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 बजाती है। क्यों? एक जगह इमोशंस, लगाव, कनेक्शन, और एक जगह प्योरली लॉजिक कि अगर कुछ पाना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस कनेक्शन, सेक्रीफाइस कनेक्शन, सेक्रीफाइस कनेक्शन। यहाँ व्यक्ति कनेक्शन बनाएगा, यहाँ व्यक्ति कनेक्शन तोड़ेगा, और यहाँ डमरू बज रहा है और डांडव चल रहा है एवरी टाइम।
और यही सबसे ज़्यादा रूप दिखेगा पिछले व्यक्ति के। क्योंकि डमरू का भी तो यही है, वो झंझन आता रहता है दो जगह। क्यों? क्योंकि उसके दो फेजेस यहाँ पे दिखाते रहते हैं कि स्वयं है कनेक्शन और सेक्रीफाइस दोनों। कि अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो कनेक्शन कैसे बिल्ड करोगे आगे, बेहतर रिलेशन कैसे? तो लिंक एंड ब्रेक ऑलवेज होते रहेंगे। यहाँ दिमाग में अमाइक डाला, उसका एंटी है तो वहीं पे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दोनों ही 17 साल के बाद मेरे में परफेक्ट। 17 साल का व्यक्ति क्या था? लॉजिक सोचने लग गया। 17 साल का व्यक्ति क्या था? इमोशंस में बहने लग गया, लगावों में बहने लग गया, कनेक्शन में बहने लग गया। फिर उसने ज़्यादातर क्या सुना? लॉजिक को चुना, क्योंकि उसकी प्योर फॉर्म क्या थी? वो एक मेल था, पुरुष था। और औरतें अपने अमाइक डालों को ज़्यादा चुनती है एज कम्पेयर टू लॉजिक। वो इमोशंस को ज़्यादा चुनती है, बिकॉज दिस इज द फीमेलिज्म, ये हकीकत होता है। और फिर बाद में कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा जीने ट्रेड। मैं तो अपनी बताऊंगा ना, मैं अपनी बात में बताऊंगा मेरी क्या है, कि मेरी में चीज़ें कैसे चेंज हो रही है। मैं क्यों सब चीज़ों का मालिक कहलाता हूँ, ऐसे कहलाता हूँ कि मेरी में ट्रेड चेंज हो रही होगी। एक साधारण व्यक्ति की बता रहा हूँ मैं तो अभी कि एक साधारण व्यक्ति कैसे सोच सकता है, मेरी अलग तरीके से। हाँ, जो आयु बताइए वो मेरी ऐसी है। तो लॉजिक और ये हमें क्या दोनों आपस में हो रहा है। एक मैन क्यूरियस होता है, आप हमेशा जाने के क्यों क्यूरियस होता है? लॉजिक बिल्ड करता है, ना कि कनेक्शंस। हमेशा जाने के वो लॉजिक भी वो बिल्ड करता है, मतलब सेक्रीफाइस करता है चीज़ों को, कनेक्शन हटा रहा होता है फटाफट। ठीक है, इमोशंस आते हैं, ब्रेक हो जाते हैं तुरंत, परिस्थिति एकदम में रिड्यूस कर देती है, और देन फिर वो बिल्ड करता है चीज़ों को। दैट इज द फॉर्म ऑफ मैन, कि वो चीज़ों को स्ट्रिक्ट होता है, वो चीज़ों में रूल्स होता है, वो साइलेंस हो जाता है धीरे धीरे समय के संग, और धीरे धीरे वो क्रूर होता चल जाता है व्यक्तियों में, क्योंकि वो रियलिटी को पहचानता चला जाता है। अब यही समझो, आपके दिमाग के दोनों क्षेत्र विकसित होने लगे, अमाइक डाला भी और क्या बोलते हैं। पर हमें तो यहाँ कहना चाहिए था कि अमाइक डाला पहले होना चाहिए था, 17 से पहले अमाइक डाला होना चाहिए था, क्योंकि एक बच्चा भी तो प्यार करता है, कनेक्शन करता है ना जी ना। जैसा आपका दिमाग है, एक बच्चा भी जैसे पढ़ाई करना सीखता है ना, तो उसका फ्रंटल लोब का कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होगा, ऐसी अमाइक डाला का भी एक क्षेत्र है पीछे का, वो चालू होता है, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अमाइक डाला प्रॉपर्ली वर्क करना नहीं चालू होता, वो उम्र यही होती है 15, 17 साल, 16 साल जो चालू होती है। ठीक है, जो रियल इमोशंस में बहता है, लगाव में बहता है, वो यही उम्र होती है। एक 4-5 साल का बच्चा जो महसूस करता है वो अलग फीलिंग है, और जो 15-16 साल की लड़की या लड़का फील करता है वो अलग फीलिंग है। क्योंकि आप ध्यान रखना, एक बच्चा जब डिप्रेस हो रहा है तो वो अपने आसपास की चीज़ों से खुश हो जाएगा, और एक व्यक्ति जब किसी चीज़ से ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, अच्छी नहीं लग रही दुनिया, जीने का मन ही नहीं कर रहा दुनिया में, क्या है यहाँ अलगाव की बात आ रही है, वहाँ लगाव की थी, अंतर था दोनों में, यहाँ दूर रहा नहीं जाना। बताओ, माँ बाप ने पाला जीवन में, है ना, बच्चे को माँ बाप प्यारे नहीं लग रहे, माँ बाप से ज़्यादा बंदी प्यारी लग रही है, वाह है क्या है? दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, कि लाइफ का फेज है। क्या फिर मैं यूँ कहूँ कि भाई माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? देखो मेरा कहना यह है, मैं एक गर्द नाली का कीड़ा हूँ, मैं तो माँ बाप को भी नहीं कहता, माँ बाप भी ह्यूमन कहता हूँ मैं तो, कि माँ बाप भी ह्यूमन है। प्रत्येक चीज़ को मैं मानता हूँ, मैं किसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, ना मैं किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं दूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा अभी, मैं तो एक साधारण व्यक्ति की बता रहा हूँ। अपनी बताऊँगा मैं तो अपनी में तो मेरी ये भी समझोगे कि मैं किसी माँ बाप, अगर मेरे माँ बाप भी मर जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हकीकत है। ना ही मेरे किसी के संग कुछ भी हो जाए मुझे कुछ पड़ेगा, तो मैं प्रभावितता से पड़े हूँ। पहली बात तो मुख्यतः मेरी परिस्थिति एक पल बदलेगी, 2 पल के आंसू बहाऊंगा, तीसरे पल में हंस रहा हूँ कि मर गए, और यह हकीकत है, वास्तविकता, क्योंकि मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ ना ही मुझे किसी चीज़ का आनंद है, पैदाइशी सप्तरी से पैदा हुआ। तो जो चीज़ें जान जाता है, जो चीज़ें बहुत कुछ जान जाता है हकीकत में, फिर उसके कुछ भी जॉय आ रहा होता है, कुछ भी इंजॉय हो रहा होता है, कोई भी एक्साइटमेंट होती है, वो हमेशा नॉर्मल रहता है। ऑलवेज ये समझो, कोई व्यक्ति जब सब कुछ जान जाता है ना, तो मनोरंजन हुआ या कोई भी हुआ, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कहता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, और जब उस चीज़ को इल्यूजन कह जाता है, यही उसका बॉटम होता है। जब मैंने ग्रेट फिलोसफी में यूँ कहा कि दिस इज द बॉटम ऑफ द दिस, कि ये आपकी सबसे पहले बॉटम ही चालू हुआ अभी, कि जब आपने रियलिज्म को रियलाइज़ करा कि सब कुछ इल्यूजन है। क्या सतरी से क्या सोचते हैं कि वो मुझको पा लिया? ना 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 ना, मैं तो अभी बहुत ऊपर हूँ। आपने अभी पहला चरण ही चालू करा ही है, यार वो भी नहीं करा अभी। आपने जब सब कुछ ये जाना कि वास्तविक में सब भ्रम है, अब आप ये जानो कि भ्रम क्यों है,
फिर ब्रह्म ब्रह्म क्यों है, तो ब्रह्म यहाँ पे है क्यों, और कौन नचा रहा है, और फिर कौन नचा रहा है, तो क्या वो बुरा है या सही है। और जब आप बुरा और तय करोगे तब आप तीसरे पर पहुंचोगे, तब आप यूँ सोचोगे कि अच्छा ये बुरा होता है, फिर आप ये जानोगे ये बुरा तय मेरे परसेप्शन में, वास्तव में वो बुरा तय नहीं है। फिर आप ये जानोगे कि वो कर्म है, फिर वो कर्म करने के बाद फिर आप ये जानोगे कि कर्म योग है, फिर आप जानोगे कर्म कल्प योग है, और कल्प योग के बाद फिर आप मेरा रूप जानोगे, फिर रूप जानने के बाद फिर मेरी पहचान जानोगे, फिर मुझे में समा जाओगे, और छठे के बाद फिर सातवें में अंत में ही मैं ही हूँ, अर्थात कुछ भी नहीं। अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं सात्विक चरण को पालूं, अर्थात सात्विक चरण को तुम कोई नहीं पा सकता। और ये हकीकत है कि अगर एक मनुष्य यूँ सोचता हो कि मैं सात्विक चरण को पा लिया, अपने सात्विक योगी की इंद्रियों को पा लिया, नहीं, यह है वो कि जब अपने ब्रह्म को जानने के बाद में सब भ्रम है, तब तो आपका शून्य चालू हुआ है, पहला चरण भी चालू नहीं हुआ। और ये हकीकत है, और अधिकांश मानव ये भी नहीं जान पाते, क्योंकि वो रियल इल्यूजन्स है, वो एक प्रोग्राम से, दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हेन वी वर्क, हैव अ फंक्शनाइज्ड प्रोग्राम एज अ सेट। कि लोगों को अपनी सोचने की कल्पना का भी समय नहीं मिलता। तो अगर मैं बात करूँ कि फिर अब क्या होगा, जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पनपा भाई है, अमाइगडाला पनपा, तो दोनों की लय चल रही है अलग अलग। एक जगह व्यक्ति इमोशंस बिल्ड करेगा। अब यहाँ से देखना दोनों आपस में कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे। बार बार अमाइगडाला कहेगा मुझे किसी से प्यार हुआ, मेरे को परिस्थिति दिखी, मुझे किसी से लगाव हुआ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ताकत कमानी, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करेगा। अब देखो, इसने कहा मुझे ये लड़की चाहिए, सपोज करो इसने कहा मुझे ये लड़की चाहिए, अमाइगडाला ने कहा मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे ये लड़की चाहिए, मेरी है। अब यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करेगा चलो इससे बात करने चलते हैं। वो दिमाग का डीएमएन वाला वो बात करेगा, बिलीव करेगा, चलो बात करने चलते हैं। बात करने के समय उसे पता चलेगा ये लड़की लाइक करती है किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स को, क्योंकि हमसे समय से पहले विकसित हो चुकी है, ये समय से पहले डेवलप है। इसलिए ध्यान रखना, लड़की ज़्यादा पहले हो जाती है, लड़के कम होते हैं पहले, लड़के बाद में होते हैं। लड़कों की आयु हमेशा 2-3 साल बड़ी होगी, तब जाके वो होंगे। और एक लड़की 12-13-14 साल की उम्र में ही मैच्योर हो जाएगी। वो इसलिए होती है क्योंकि इसका सीक्वेंस है कि जब भी लड़का जाएगा तो लड़की कहेगी ना तो तुम पे पैसा, ना तुम पे ताकत है, ना तुम पे कुछ है, तो उसको सबसे पहले तो ये उसके दिमाग में ट्रेड डालेगी पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले नहीं था पैसा नाम की कोई चीज़ है, उससे पहले तो माँ बाप जो खिला रहे थे वो खा रहा था। उसके बाद उसको ताकत आएगी कीमत नाम की भी चीज़ होती है, उसके बाद उसे ताकत आएगी ज्ञान नाम की भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले कुछ नहीं था, उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। अब इच्छा पनपी, इच्छा कब पनपी, जब गया तो पता चले ये मैच्योर थी। अब इस मैच्योर ने घड़ी ने यहाँ वास्तविकता, अब यहाँ लॉजिक की तरफ आएगा। अब लॉजिक क्या कहेगा कि अगर पाना है तो पैसा कमाओ, पाना है तो समाज में आओ, पाना है तो सब कुछ करो। अब यहाँ दिमाग लॉजिक में करेगा, यहाँ इंटेलिजेंट में करेगा। समय के संग एक चीज़ ये भी आएगा, अमाइगडाला पीछे हो जाएगा और लॉजिक एकदम तेज गति में ऐसा सोचेगा अपूर्ण ही भगवान, और यूँ स्पीड में जाके फिर क्या कहेगा, सिंपल सा मैनुअल, अब मुझे लड़की मैटर नहीं करती, अब पैसा मैटर करता, अब दौलत मैटर करती, संसाधन मैटर करता। अब अगर सही तरीका लग गया तो मिल जाएगी चीज़ें, और यदि सही तरीका नहीं मिलेगा तो वो खोजता रहेगा और टेंशन में, डिप्रेशन में, एक अलग फेज चल जाएगा लाइफ का, जहाँ डिप्रेशन चीज़ें आ जाएगी, जहाँ लाइफ का कुछ मतलब नहीं रहेगा, और फिर लाइफ के अनुसार अरेंज हो जाएगा, या लाइफ में पैसा दौलत सब कुछ कमा लेगा, और आखिर में जब वो जाएगा उस लड़की के पास तब पता चलेगी शादी हो चुकी। क्योंकि अभी मैं एक ही फेज बता रहा हूँ ह्यूमन की बॉडी के अंदर, अभी आपको परिस्थितियों का खेल नहीं बता रहा, परिस्थिति के परसेप्शन में होता हूँ, इन्वायरमेंट के परसेप्शन में। अभी केवल मैं हैबिट बता रहा हूँ एक ह्यूमन की, हैबिचुअल नहीं बता रहा ये चीज़ें घट कैसे रही है सारी एक सीक्वेंस में। ये जो था, ये जितना भी क्रम घटा, ये हर एक ह्यूमन के संग घटता है, हर एक ह्यूमन के संग, अगर मेरे संग भी किसी भी व्यक्ति के संग ये घटता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिक प्योरली में हुआ, अमाइगडाला से फिर ब्रेक हुआ, फिर अब धीरे धीरे लॉजिक अकेलेपन में, आइसोलेशन में, अब धीरे धीरे लॉजिक क्या बोलते हैं, चीज़ों में जॉय लेना बंद कर देगा, और चीज़ों पे ध्यान लगाना, बिलीव करना चालू कर देगा। वो भगवान को मानना चालू कर देगा, वो ऊपर वाले को मानना चालू कर देगा कि मेरी किस्मत ऐसी बनाई है, मेरी ये चीज़ ऐसी बनाई है, और वो ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाएगा। वो चीज़ें जीवन साधारण व्यक्ति के जग जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं, पैसा था, दौलत थी, संपत्ता थी, मैं उस व्यक्ति को बता रहा हूँ जिसने पा ली, जिसको तरीका मिल गया था, फिर वो पैसों को कम करके दान देना ज़्यादा चालू कर देगा। तो अब यहाँ से मल्टीपल वर्ड्स चालू हो जाएगी।
अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गाथा है। ठीक है, ये हो गया एक इंसान की। अब बताता हूँ परिस्थिति के परसेप्शन पे, इन्वायरमेंट के परसेप्शन कि इन्वायरमेंट के परसेप्शन पे क्या है परसेप्शन। इन्वायरमेंट के परसेप्शन पे जो होना था वही हुआ, कब क्यों हुआ कैसे हुआ ये सबका सीक्वेंस था, सबका क्रम था। इस व्यक्ति ये जो पूरी थी ये गाथा थी कर्म की, जो कर्म कर रहा था कि क्या कर रहा है वो, और ये जो पूरा था ये कर्तव्य, ये पूरा सेट किसने तय करा, इन्वायरमेंट। एक जीव अपने आप को इवॉल्व करेगा, कैसे करेगा, इन्वायरमेंट में। वो बच्चे करने की सोचेगा, कैसे करेगा, इन्वायरमेंट में। चीजें प्राप्त होने की तरफ आकर्षित होगा, कैसे करेगा, इन्वायरमेंट में। अब यह समझना ये सब छलावे है। कब प्रकट हुए, जब वास्तविक व्यक्ति ये सारी प्रकटन क्रिया करके जा चुका था और उसके द्वारा जो रूप पनपे वो समय कहलाते थे, जो समय अपने आप को रिपीट कर रहे थे अलग अलग रूपों में, पर इनकी परिस्थितियां और इनकी जगह स्थान अलग अलग थे, जिसके कारण ये सब के सब आधे से ज़्यादा मोह मायाओं में फंसे हुए प्राणी कहलाते, आत्माएं कहलाती, और यूं कह लो कि भ्रम कहलाते, या यूं कह लो पापी कहलाते। कि हर एक आत्मा, वो आत्मा तो पुण्यवान होती है, पर हर एक कोई भी जीव जंतु या वो जीवात्मा पुण्य और पाप की चीज़ों में फंसी रहती है, अर्थात अनंत काल तक चक्रों में फंसी रहती है। ये चक्र कहलाते हैं, चक्र मतलब रूप। अब आती है मेरी। मेरी क्या है, 17 साल का बालक यही फेस करेगा धीरे धीरे, पर मेरा हर एक सीक्वेंस अपनी जगह पे सेट होगा। मैं तीनों चीज़ों को, वो कौन सी, एक डीमन, प्योर डीमन को प्योर शिव का रूप भी रखूँगा, तो प्योर रचयिता का रूप भी रखूँगा, जहाँ चीज़ें रखूँगा। ठीक है, रचने का मतलब क्या है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक सोचूंगा जो रियल में परफेक्ट होगा। फिर कर्ता का रूप भी रखूँगा, जहाँ बिलीव रखूँगा, परफेक्ट रखूँगा, पर रियलिटी में परफेक्ट मैच नहीं होगा। और फिर आखिर में आके कंट्रोलर का रूप भी रखूँगा, जहाँ मैं कहता हूँ मैं चौलोकों स्वामी, अर्थात चौलोकों का नाथ हूँ, और क्या बोलते हैं, विधाता, रचयिता, कर्ता, स्वामी। ये चारों रूप मेरे हैं। माँ क्या कहा मैंने कि चौमुखों का क्या था, ये ऐसे है, चारों में रखूँगा। ये फेजेस ऑफ लाइफ के संग आएंगे, फेजेस ऑफ लाइफ के संग मैच्योर करेंगे, फेजेस ऑफ लाइफ के संग लिखेंगे। इसी से समस्त जीव समस्त गुण पनपते हैं। 3 ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी इसी से होती है, अर्थात ओम की उत्पत्ति भी इसी से होती है, ब्रह्मांड की भी। और ब्रह्मांड इन्हीं चीज़ों को दोहराव कर रहा होता बार 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 बार। ये है हैबिट्स एंड हैबिचुअल। क्यों कहा था कि आंखें मूंदते ही प्रकृति पनप जाएगी, ऐसे पनपेगी।